The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि इस एक वीडियो को देख के तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। ये वीडियो में है ही इतनी दम। तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 की फंसना पक्का है, जिससे फंसना पक्का है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने निचोड़ दिए हैं। ट्रस्ट मी मैंने इससे जो हमारे फ्री रिसोर्सेस हैं वो बहुत बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। आप thetwinbros.in पे जाएंगे, वहां पे आपको फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे बहुत सारे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके द ट्विन ब्रोज ह्यूमैनिटी सर्च कर लेना, हमारी जो कम्युनिटी है वो आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको ये फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, सीयूईटी में। तो इन फ्री रिसोर्सेस के लिए thetwinbros.in। ऑल्सो कोई डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बस एक काम कर लेना, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव भी कर लेना ताकि हमारे जो अपडेट्स वगैरह होते हैं वो आपको हमारे स्टेटस के थ्रू दिखने लग जाए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन पहले ही टॉपिक से आपसे पूछेगा, पैटर्न ऑफ द रेबेलियन के बारे में बताओ। तो जैसे ही पैटर्न ऑफ द रेबेलियन का क्वेश्चन आ जाए, या फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है कि कैसे ये जो एक म्यूटिनी था वो एक फुल फ्लेजेड रेबेलियन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो पहले हमें यहाँ पे पैटर्न ऑफ द रेबेलियन देखने को मिल रहा है, फिर कैसे वो एक म्यूटिनी से रेबेलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ उसकी एक जर्नी देखने को मिल रही है। तो पूरे आंसर को हम देख लेते हैं। बहुत इजी आंसर है। सबसे पहले पैटर्न में आपको याद रखना है कि सिपॉइज ने क्या किया था। सिपॉइज सिग्नल्स देके अपने रेबेलियन को, अपने म्यूटिनी को स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें वो लोग क्या करते थे, एक फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन या फिर ब्यूगल को साउंड करके वो अनाउंस करते थे कि हमारा रेबेलियन या फिर म्यूटिनी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स मतलब क्या? बेल ऑफ आर्म्स मतलब एमसीक्यू में आ सकता है, वो स्टोर रूम जहां पे वेपन्स रखे होते हैं उसको कैप्चर करते थे और फिर ट्रेजरी को प्लंडर यानी कि लूट कर लेते थे। इसके बाद हर एक गवर्नमेंटल बिल्डिंग पे अटैक, जैसे कि जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया जाता था, रिकॉर्ड्स वगैरह जला दिए जाते थे। तो ये पूरा पैटर्न ऑफ द रेबेलियन हम देख रहे हैं। कभी कभी सिर्फ यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक लाइन आप लिख सकते हैं कि हर वो चीज जो फिरंगी राज से एसोसिएटेड थी उस पर अटैक किया जा रहा था। अब क्वेश्चन में आपको एक और चीज क्या देखने को मिल रही थी, कैसे ये एक फुल फ्लेजेड रिबेलियन में कन्वर्ट हो गया, कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाले पार्ट से आप आंसर लिखेंगे। सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे कि हिंदी, उर्दू, पर्शियन में हमें जो प्रोक्लेमेशंस, अनाउंसमेंट्स देखने को मिल रही थी उसमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं, सिर्फ सिपॉइज को या फिर सिर्फ हिंदूज को, सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, बल्कि हर ग्रुप्स को, हमारे हिंदूज को, मुस्लिम्स को, सबको बुलाया जा रहा था कि राइज, लेट्स राइज एंड एक्सटर्मिनेट द फिरंगीज, लेट्स राइज एंड एंड द फिरंगी राज। जब ऑर्डिनरी सिटीजन ने सिपॉइज को ज्वाइन कर लिया तब ये जो म्यूटिनी से स्टार्ट हुआ था वो एक रिबेलियन बन गया। और उसके बाद होता यह है कि इनके अटैक के जो टारगेट्स थे वो वाइडन हो गए। अब हमारे मेजर टाउन्स लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे टाउन्स में सिर्फ ब्रिटिश राज के लोगों को नहीं बल्कि मनी लैंडर्स और एलिट्स को भी टारगेट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इनको एज ऑपरेसर्स एंड ब्रिटिश का अलाय देखा जा रहा था। हर एक चीज जो ऑपरेशन से रिलेटेड थी, जो ऑपरेसर्स से रिलेटेड थी, जो फिरंगी राज से रिलेटेड थी, अब उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था एंड उनको अटैक किया जा रहा था। इस तरीके से वो म्यूटिनी जो सिपॉय रैंक्स में स्टार्ट हुई थी वो एक रिबेलियन में कन्वर्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि जो यूनिटी है उसको मेक श्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या एक्शंस लिए जा रहे थे। तो इसमें ऐसे ही आप 3 मार्क के लिए क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप बना सकते हैं कि इसको ऐसे देखा जा रहा था कि इस वॉर में हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव इक्वली टू गेन एंड लूज। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। इसके बाद एक पॉइंट आप बनाएंगे, सबसे पहला पॉइंट कि हर एक पॉपुलेशन के ग्रुप से, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट एंड क्रीड के हो, किसी भी सेक्शन के हो, आपको अपील किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि लेट्स राइज इन यूनिटी। पहला पॉइंट बोला जा रहा था इश्तिहास में कि प्री ब्रिटिश जो हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन वाला पास्ट था उसको हम वापस लेके आएंगे। तो दे वर हार्किंग बैक टू द ग्लोरीफाइड पास्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल हार्मनी। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इवन वो वाले प्रोक्लेमेशन
प्रोक्लेमेशन जो बहादुर शाह या फिर किसी मुस्लिम रूलर के नाम पे, मुस्लिम प्रिंस के नाम पे इशू किए जाते थे, उसमें भी हिंदूज के सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा जाता था और बोला जाता था कि आप मोहम्मद के या फिर महावीर के किसी के भी स्टैंडर्ड से ज्वाइन करो, लेकिन इस रिबेलियन को ज्वाइन करो। तो बेसिकली हिंदू मुस्लिम यूनिटी का काफी ख्याल रखा जा रहा था। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लीडरशिप के बारे में एक्सप्लेन करो। जैसे ही क्वेश्चन में इस 1857 के रिवोल्ट की लीडरशिप का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे 6, 8, 10 नाम है जो आपको सारे याद होने चाहिए और उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन आपसे लीडर्स के बारे में पूछ सकता है, हो सकता है डायरेक्टली नेम आपको दे दे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको इन्हीं लीडर्स के नाम पता होने चाहिए। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो बहादुर शाह भाई की है। हमारी दिल्ली में सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ था हमारा म्यूटिनी, जो हमारे मीरठ के सिपाहीज थे वो गए थे दिल्ली रेड फोर्ट के सामने, और रेड फोर्ट में हमारे जो बहादुर शाह जफर थे उनके सामने उन्होंने अपील करी थी, उनसे बोला था कि हमने यहाँ तक जितने भी हमें फिरंगी मिले उनको सबको मारते हुए आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ऐसी बुलेट के कार्ट्रिजेस बाइट कराए हैं जिसमें काऊ और पिग के फैट की लेयरिंग थी, इसलिए उन सबको हमने मार गिराया और इनसे अपील करी कि आपको हमारा लीडर बनना पड़ेगा। बहादुर शाह के सामने प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने देखा कि रेड फोर्ट के कोई एटिकेट्स नहीं मान रहे हैं, घुस गए यहाँ पे दिन दहाड़े, तो हम पे अटैक भी कर देंगे। उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट कि भाई ठीक है हम आपकी लीडरशिप को, नॉमिनल लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। तो यही आप एक्सप्लेन करके आना कि इन्होंने यहाँ पे नॉमिनल लीडरशिप को काफी फोर्सफुली एक्सेप्ट इनको करना पड़ा। सेम चीज हमें कानपुर में, अब देखो इसको ना बस इतना अगर आपको याद है कि कहाँ पे कौन था तो बाकी आप अपने वर्ड्स में लिख के आ सकते हैं। कानपुर में नाना साहेब के सामने सिमिलर सिचुएशंस आ गई, झांसी में रानी लक्ष्मी बाई जी को फोर्स किया गया, हमारे अरा बिहार में कुंवर सिंह लीडरशिप में आ गए थे जो हमारे रिबेलियन को अब लीड कर रहे थे। अवध की अगर अपन बात करें तो दिल्ली के जैसे अवध भी थोड़ा सा स्पेशल हमारी जगह है जहां पे आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। अवध का सीन क्या था हम आगे एक क्वेश्चन में अलग से देखेंगे, लेकिन अवध में रिबेलियन बहुत ज्यादा पावर के साथ चल रहा था, क्योंकि यहाँ के जो पावरफुल और बहुत पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह थे इनको ब्रिटिश पावर ने अलग कर दिया था और जनता बहुत भड़की बैठी हुई थी। तो अवध में होता यह है कि अवध में बिरजिस कद्र को यहाँ पे लीडर बनाया जाता है इस रिबेलियन का। बिरजिस कद्र कौन है आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये है हमारे वाजिद अली शाह के बहुत यंग बेटे, तो इनको यहाँ का नॉमिनल लीडर बना दिया गया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि सिर्फ पावरफुल फिगर्स नहीं, सिर्फ राजा लोग महान लोग नहीं, बल्कि बाकी लोग भी, लोकल लीडर्स वगैरह भी पार्टिसिपेट कर रहे थे लीडरशिप में। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जांपल देना कि एक फकीर था जिससे बहुत सारे सिपाहीज मिलने जाते थे। लखनऊ में बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स थे, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो रिलीजियस लीडर्स और प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, ये लोग भी ऐसा लग रहा था कि रेबेलियन में पार्ट कर रहे हैं, लीडरशिप का काम कर रहे हैं और रेबेलियन को प्रमोट कर रहे हैं। लोकल लीडर जैसे कि शाहमल हमारे बरूद उत्तर प्रदेश में, हमारे गुनू साहब जो हैं वो सिंघभम छोटा नागपुर में, तो अपने अपने ग्रुप्स को लीड कर रहे थे। तो कभी कभी इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ जो पुराने रूलर्स हैं या लीडर्स हैं वो ही लीड कर रहे थे, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल देके आएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क में भी आ सकता है या फिर 8 मार्क के एक सब क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है। तो जब आएगा ये क्वेश्चन तो आपसे सीधे पूछेगा सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, बीच में पूछ लिया जाए सब्सिडियरी अलायंस क्या है। अगर सब्सिडियरी अलायंस टर्म दिख जाए और उसके प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना हो तो यही 4 पॉइंट है जो आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी पार्टी, कोई भी रूलर, कोई भी ग्रुप अगर सब्सिडियरी अलायंस में ब्रिटिश पावर के साथ आता है तो पहला प्रोविजन ये है कि अब उनको प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आप कैसे लिख के आओगे कि अलाय को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश पावर की हो जाएगी फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट। पहला पॉइंट, अलाय मतलब कौन, जो इनके साथ ब्रिटिश पावर के साथ इस अलायंस में आया है, तो वो है अलाय, और ब्रिटिश पावर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पूरे थ्रेट्स को मैनेज करने की। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अब क्योंकि मैनेज करना है उनके थ्रेट्स को तो ब्रिटिश आर्म्ड कंटिंजेंट उनके एरिया में खड़ा रहेगा। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ब्रिटिश आर्म्ड कंटिंजेंट को मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेस लगेंगे वो अलाय प्रोवाइड करेगा। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि जो अलाय है
वो किसी भी एग्रीमेंट में या फिर किसी भी वॉरफेयर में, किसी भी चीज में खुद से नहीं आ सकता। अगर उसको किसी दूसरे रूलर के साथ अग्रीमेंट वगैरह में आना है, वॉर वगैरह करना है, तो उसको पहले ब्रिटिश परमिशन सीक करनी पड़ेगी। तो ये 4 पॉइंट है जो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आएंगे, और यही इंपोज किया गया था हमारे अवध में। इसका किस्सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रख लो, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि रेसिडेंट कौन होता है। जब नवाब में सब्सिडियरी अलायंस लगाया गया था तो वहां पे एक रेसिडेंट बिठाल दिया गया था नवाब के कोर्ट में। रेसिडेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा, सिपाहीज और उनके सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स के बीच का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करो, कैसे इट अंडरवेंट चेंजेस उसको एक्सप्लेन करो। तो जो ये क्वेश्चन आएगा तो 2 हेडिंग्स आप बना सकते हैं, एक है 1820 और 1840। तो 1820 के टाइम पीरियड में क्या था, रिलेशंस थोड़े अच्छे थे, थोड़े फ्रेंडली थे। तो की टर्म सुन लो, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते थे व्हाइट ऑफिसर्स। वो लीजर एक्टिविटीज जैसे कि रेसलिंग में, फेंसिंग में, हॉकिंग में, इन सब में हमारे इंडियन सिपाहीज के साथ पार्टिसिपेट करते थे। वो लोग हिंदुस्तानी में फ्लुएंट थे और इंडिया के जो कस्टम्स थे उनको भी पहचानते थे और उनको भी रिस्पेक्ट कर रहे होते थे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख के आएंगे। व्हाइट ऑफिसर्स जो हमारे थे वो डिसिप्लिनेरियन तो थे, फादर फिगर्स की तरह डिसिप्लिन्ड भी थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे, लेकिन स्टिल फादर फिगर्स की तरह थे, तो इनका ध्यान भी रखा करते थे। तो ये सारे पॉइंट आप बना देना 1820s वाली हेडिंग में। फिर हेडिंग बना देना 1840s और लिख देना कि चीजें चेंज होने लगी। अब जो हमारे व्हाइट ऑफिसर्स थे उनके अंदर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ गया, इंडियन सिपाहीज को रेशियल इंफीरियर्स की तरह वो लोग ट्रीट करने लगे। और यहां पे अगर एक फ्रेज याद रख सकते हो तो प्लीज याद रख लो, राइडिंग रफ शॉट ओवर देयर सेंसिबिलिटीज। मतलब क्या, जो व्हाइट ऑफिसर्स थे वो इंडियंस के इमोशंस की, इंडियंस के डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। एंड अब फिजिकल वायलेंस और अब्यूज बहुत कॉमन हो गया था इनके बीच में। ट्रस्ट जो पहले का था अब वो सस्पिशन से बदल चुका था। कभी कभी सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये इसमें मिक्स होके 8 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो जब ये वाला क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेगा तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंडियन सिपाहीज के क्या ग्रीवेंसेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ग्रीफ्स थे, क्या सॉरोज थे। तो जब इंडियन सिपाहीज के प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेगा तो ये कुछ की टर्म्स है जो आपको याद होना चाहिए। इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, हमने देख लिया। लो पेमेंट इनको हो रहा था, प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे। इनको अब डर लग रहा था कि हमारे रिलीजन को करप्ट करने की कोशिश हो रही है, हिंदूज मुस्लिम्स को ये डर लग रहा था। इनको लीव्स नहीं मिलते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज बहुत कॉमन हो गया था। और एक र्यूमर यहाँ पे बताया गया है कि फैट कार्ट्रिजेस को मिलाया, जो हमारे एनफील्ड राइफल के जो कार्ट्रिजेस थे उसमें काऊ और पिग के फैट को मिलाया जा रहा था। ये एक र्यूमर था जो फैल रहा था, जिसका डर सोसाइटी में आ गया था। और मार्केट का जो फ्लावर था उसमें काऊ और पिग की बोन डस्ट मिलाई जा रही थी, ऐसा भी एक र्यूमर सोसाइटी में फैल रहा था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बाद हमें फिर हमारा रिबेलियन भी देखने को मिलता है। अब हो सकता है क्वेश्चन आपसे सिर्फ इन रूमर्स एंड प्रोफेसीज के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो यहाँ पे एक दो नहीं, हम सारे रूमर्स एंड प्रोफेसीज को देख लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, पहला रूमर तो यही लिख के आना कि एनफील्ड राइफल्स जो थी उसमें बोला जा रहा है कि इसकी ग्रीजिंग की गई है काउस और पिग के फैट से। पहला, ये वाइल्ड फायर की तरह पूरे नॉर्थ इंडिया में ये रूमर फैल गया था। ब्रिटिश पावर कोशिश कर रही थी ये समझाने की कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके जो भी अटेम्प्ट्स थे दे फेल्ड। फिर लिख के आना दूसरा कि लोग मान रहे थे कि ब्रिटिश पावर इज हैचिंग अ जाइजेंटिक कॉन्स्पिरेसी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के जो रिलीजन है उनको करप्ट करना है। एंड ये बोला जा रहा था कि मे बी दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। इससे रिलेटेड हमने जो दूसरा रूमर था बोन डस्ट वाला वो भी देख लिया था, उसको यहाँ पे भी आप लिख के आएंगे। एंड इसके कारण जो मार्केट का आटा था उसको लोग टच करने से रिफ्यूज कर रहे थे। एक पॉइंट आप यहाँ पे या फिर कंक्लूडिंग पॉइंट की तरह ऐड कर सकते हो कि सोसाइटी में रोटियां भी सर्कुलेट हो रही थी। एक बंदा होता था जो विलेज टू विलेज जाके विलेजेस के जो गार्ड होते थे उनको रोटी दे देता था और बोलता था कि आप भी और रोटी बनवाओ और आगे के विलेजेस में फैलाओ। तो ऐसी भी चीजें सोसाइटी में हो रही थी। इसके बाद आप लिख के आना कि ब्रिटिश कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग अब इन रूमर्स पे ही ट्रस्ट कर रहे थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स की बातों को नहीं मान रहे थे। लेकिन सिर्फ रूमर्स नहीं, हमें एक
प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी भी देखने को मिलती है जो बोल रही थी कि बैटल ऑफ प्लासी की सेंटेनरी में, मतलब उसके ठीक 100 साल बाद जो ब्रिटिश राज है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब के लिए बोला जा रहा था कि कब ब्रिटिश राज कोलैप्स करेगा इस प्रोफेसी में, तो 23 जून 1857। ये बैटल ऑफ प्लासी की डेट नहीं है, ये बैटल ऑफ प्लासी के 100 साल बाद की डेट है। अगर क्वेश्चन बैटल ऑफ प्लासी की डेट पूछेगा तो 1757 लिख के आना। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपको हमारे फसना पक्का का पीडीएफ चाहिए तो thetwinbros.in पे जाइए, वहां पे हमारे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है अवध के तालुकदास के बारे में। जब अवध का एनेक्सेशन ब्रिटिश पावर ने कर लिया तो वहां पे उन्होंने बाद में क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली पूछता है कि तालुकदास की सिचुएशन के बारे में बताओ, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले जब अवध रीजन जो हमारा था वो ब्रिटिश पावर के आने के पहले, इसमें हमें तालुकदास का बहुत सारा लैंड देखने को मिलता है जो उनके पास बहुत सारी जनरेशन से था। इस लैंड में उनके पास बहुत सारा एस्टेट्स थे जिसमें उनके फोर्ट्स वगैरह भी बने हुए थे, ये पॉइंट लिख के आना। इनके बहुत सारे आर्म्ड रिटेनर्स होते थे, आर्म्ड इनके नौकर होते थे, आर्म्ड सिपाही इनके पास होते थे, फोर्ट्स होते थे एंड बहुत सारी ऑटोनॉमी होती थी। अब हमारे तालुकदास के ऊपर कौन है, पहले के टाइम पे तालुकदार के ऊपर नवाब थे। तो एज लॉन्ग एज ये नवाब की सुजरेनिटी को यानी कि नवाब की पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है आप हमारे लॉर्ड हो, हम आपके अंडर में, तब तक जब तक आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब आप नवाब के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, प्लस आप अपना जो रेवेन्यू वगैरह है वो टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, तो इन लोगों को काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती थी कि आप बस हमारे अगेंस्ट मत जाओ, हमको टैक्स वगैरह देते रहो, बाकी आपको अपने एरिया में जो करना है वो करो। तो यही एक्सप्लेन करके आप आ सकते हो और लिख सकते हो कि तालुकदास के पास, जो बड़े तालुकदास होते थे, 12,000 फुट सोल्जर्स की आर्मी होती थी। जो छोटे वाले होते थे उनके पास भी 200 फुट सोल्जर्स होते थे। तो बेसिकली काफी पावरफुल ये तालुकदास का ग्रुप था। लेकिन ब्रिटिश पावर ने जैसे ही एनेक्सेशन किया, जैसे ही उन्होंने नवाब को हटाया, उसके बाद इन्होंने तालुकदास की पावर को भी खत्म किया, इनको डिसआर्म किया। और वही क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये पॉइंट आप लिख के आएंगे। फिर आप समरी सेटलमेंट एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी सिर्फ समरी सेटलमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आप लिखेंगे कि समरी सेटलमेंट यहां पे लगाया गया था, जिसमें हुआ क्या, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 के बाद बोल दिया गया था कि तालुकदास आर इंटरलोपर्स। मतलब क्या कि तालुकदास यहां पे फ्रॉड करके, अपनी पावर का यूज करके इन्होंने लैंड को हड़प लिया है, ये एक्चुअल ओनर्स नहीं है, इसलिए इनके हाथ से लैंड को छीनो और लैंड जो एक्चुअल पेजेंट्स है उनके हाथ में डालो। तो ये चीज यहां पे बोली गई थी कि भाई तालुकदास फालतू में फोर्स और फ्रॉड करके घुसे हैं, इनका लैंड इनसे छिन जाना चाहिए। तो एक्सप्लेन करके इन नंबर्स को आना कि पहले अवध में 67% ऑफ जो विलेजेस थे वो तालुकदास के अंडर में थे और ये नंबर 38% तक जाके गिर गया। और लिख देना कि सदर्न अवध के जो तालुकदार थे दे वर द हार्डेस्ट हिट। इनमें से कुछ लोगों के तो आधे से ज्यादा विलेजेस इनके हाथ से छिन गए थे। ब्रिटिश पावर का कहना था कि अब तालुकदास हट गए तो डायरेक्टली हम जो एक्चुअल ओनर्स होने चाहिए लैंड के, जो पेजेंट्स हैं, उनके साथ डील कर पाएंगे। लेकिन एक और चीज याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ये लिख के आ जाना कि जो पेजेंट्स थे अब और भी ज्यादा ऑप्रेस किए जा रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश साइड से हमें कौन से वो सोर्सेस देखने को मिलते हैं जो 1857 के रिवोल्ट के बारे में हमें बताते हैं, उससे हमें क्या समझ में आता है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा जो सोर्सेस के बारे में पूछेगा, तो सबसे पहले आप लिख के आना कि लेटर्स और डायरीज और ऑटोबायोग्राफीज और हिस्ट्रीज देखने को मिलती है हमें ब्रिटिश साइड की। हमें बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रिपोर्ट्स और नोट्स और असेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, इससे हमें पता चलता है ब्रिटिश एटीट्यूड के बारे में। और ये जो सारे रिकॉर्ड्स है इनको हमने अंडर म्यूटनी रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखा है। और इससे हमें एक पॉइंट ये समझ में आता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स थोड़ा डरे हुए थे, दे वर एंशियस, एंड इसलिए तो इतने सारे सोर्सेस को जनरेट कर रहे थे। हमें ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी देखने को मिलते हैं जो इसके बारे में हमें बताते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अवध के बारे में कि अवध के नवाब को कैसे डिस्प्लेस किया गया था। क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका
है पास्ट में कि लॉर्ड डेलहाउसी ने बोला था कि अवध इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अ माउथ वन डे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, या फिर क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन कि अवध का एनेक्सेशन किस तरीके से मल्टीपल स्टेजेस में हुआ था। ये वाला आंसर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स में से एक है इस पूरे चैप्टर का, और इसमें आपको 3 डेट याद रखनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले 1851 में डेलहाउसी ने बोला था अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अ माउथ वन डे अवध किंगडम के लिए, और 1856 यानी कि ठीक 5 साल बाद इसको एक्चुअल में उन लोगों ने एनेक्स कर लिया था। तो पहले 2 पॉइंट आप यही बना के आएंगे और लिख देना कि कुछ स्टेजेस में ये चीज की गई थी। कैसे की गई थी? 1801, ये 3 डेट मेंशन करना ही पड़ेगा। 1801 में सब्सिडियरी अलायंस इंपोज किया गया था अवध रीजन में, जिसके बाद अवध के नवाब की मिलिट्री फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया गया था। अब उनके रीजन में हमारे अवध के किंगडम में ब्रिटिश ट्रूप को खड़ा कर दिया गया था और नवाब को अब ब्रिटिश रेसिडेंट की सारी बातें माननी पड़ रही थी। ये सारी चीजें अब आप समझते हैं क्योंकि पहले ही आपने इस पॉइंट को समझ लिया है कि सब्सिडियरी अलायंस क्या है। अब जो नवाब था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश डिपेंडेंट हो गया था अपने सारी चीजें करने के लिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा कि बताओ कि क्यों अवध को ये लोग कैप्चर करना चाहते थे। तो जब पूछेगा कि क्यों कैप्चर करना चाहते थे तो ये पॉइंट आप लिखोगे, क्योंकि अवध जो था उसमें ब्रिटिश का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल थी वो इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए बहुत बढ़िया थी। दूसरी चीज, इसको ये अपर इंडिया का प्रिंसिपल मार्केट बनाना चाहते थे। तीसरी चीज, 1850s तक इन्होंने सारे मेजर रीजन्स को कैप्चर कर लिया था, जैसे कि मराठा लैंड, दोअब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल, एंड अब ये लोग सोच रहे थे कि अवध को भी कैप्चर कर लिया तो जो पूरा एनेक्सेशन का प्रोसेस है वो फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिसको हमने स्टार्ट किया था बंगाल के साथ, अवध के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे रीजन्स थे जिसके कारण अवध को ये कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अब अगला पॉइंट जो है वो अगले क्वेश्चन का भी एक पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फाइनली होता यह है कि नवाब वाजिद अली शाह को डिथ्रोन कर दिया गया है और एग्जाइल टू कलकत्ता, मतलब इनको लखनऊ से निकाल फेंक के कलकत्ता भगा दिया गया है। और क्यों भगाया गया है? बोला गया है कि आप मिसगवर्न कर रहे हो, आपसे गवर्नेंस करते नहीं बन रहा है। और अगला क्वेश्चन मैंने बोला ना रिलेटेड है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन करो कि जब इनको निकाला गया यहाँ से तो उसके बाद कैसे जनता बहुत गुस्सा हो गई थी या फिर क्या क्या हमें एक्शंस देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि नवाब वाजिद अली शाह के निकालने के बाद क्या क्या हुआ, जनता कैसे गुस्सा थी या फिर क्या एक्शंस होते हैं। इसके बारे में जब आप लिखने वाले होंगे तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये आखिरी पॉइंट हमारे पिछले आंसर का, ये यहाँ का आप इंट्रोडक्टरी पार्ट बना सकते हैं और लिख देना कि डेलहाउसी जहां पे भी एनेक्सेशन करता था जनता गुस्सा होती थी, लेकिन अवध में गुस्सा कुछ ज्यादा ही था। रीजन बीइंग कि जो वाजिद अली शाह है ही वाज अ वेरी वाइडली लव्ड रूलर, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी था। इनको लग रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत पॉपुलर होगा, ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा, बट एक्चुअल में जनता इनको प्यार करती थी। तो यही लिख के ना कि जब ये लखनऊ, अपने प्यारे लखनऊ को छोड़ के जा रहे थे तो जनता इनके पीछे पीछे कानपुर तक चल दी, इनके पीछे पीछे सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट, मतलब दुख भरे गाने गाते हुए इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जो नवाब का एग्जाइल था, इसके बारे में जो स्टेटमेंट है अगर आप अपने आंसर में मेंशन करके आओगे तो आंसर बहुत क्वालिटी अप हो जाएगी आपकी। कि इसके बारे में बोला गया द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस। एज इट इज लिख के आ सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए तो चलेगा, बट अच्छे से सुन लो ताकि आप ये पॉइंट मेंशन करके आ पाओ। एक भी स्ट्रीट मार्केट ऐसा नहीं था दैट डिड नॉट वेल द क्राई ऑफ एग्नी, मतलब जो दुख में रोया ना हो। इनका जो सेपरेशन इनके जाने एलम से हुआ उसमें ये बहुत ज्यादा दुखी थे। अ फोक सॉन्ग मोर्न, मतलब एक फोक सॉन्ग भी दुख भरा हमें देखने को मिलता है। अंग्रेज बहादुर आई मुल्क लाई लेनो, कि हमारा देश ही हमसे छीन लिया। ये जो इमोशनल अपहीवल था, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि इमोशनल अपहीवल के साथ मटेरियल लॉस को भी एक्सप्लेन करो। तो एक तरफ ये इमोशनल अपहीवल है, इमोशनल सॉरो है, दूसरी तरफ मटेरियल लॉस इनको ऐसे हो जाता है कि जब नवाब को निकाल फेंका जाता है तो नवाब का कोर्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। तो जहां पहले नवाब साहब बढ़िया शान शौकत से अपने गाने वाने सुनते होंगे, कोई अंगूर खिलाने वाली बैठी होती होगी, उनकी भी तो जॉब चली गई ना। तो म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, आर्टिजन्स, कुक, रिटेनर, ऑफिशियल्स, इन सब का लाइवलीहुड भी
उनसे छिन गया। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में आपने ये चीज जरूर सोची होगी कि इस चैप्टर में कई बार इससे रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। टॉपिक है कि कैसे हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है वो हमें इस टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिल रहा था। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो लिखना कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत रिमार्केबल थी। प्रोक्लेमेशंस हर एक सेक्शन के लिए होते थे। हिंदूज मुस्लिम्स के लिए ऐसा देखा जा रहा था कि वी बोथ हैव इक्वली टू गेन और लूज इन दिस वॉर, एंड दोनों ही इक्वली हर्ट पार्टीज थी, क्योंकि एक गाय को माता मानता है एक ग्रुप पोर्क को कंज्यूम नहीं करना चाहता है, दोनों ही ग्रुप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं, दोनों का ही दुश्मन ब्रिटिश राज था। तो ये पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये लोग ब्रिटिश राज के अगेंस्ट हो गए थे। उन्होंने कोशिश करी डिवाइड एंड रूल करने की। 50,000 रुपए, ये एग्जाम्पल लिख के आना, उन्होंने स्पेंड किए थे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए, लेकिन कोई भी दाल नहीं गली। हिंदी मुस्लिम यूनिटी बहुत अच्छी थी इस टाइम पीरियड में, इस रिवोल्ट में हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो कि ब्रिटिश जब कोलैप्स कर गया इस रेबेलियन में, तो उसके बाद क्या स्टेप्स लिए हमारे रेबेल लीडर्स ने, हमारे रेबेल्स ने। उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को सेटअप किया। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो फसना पक्का है सीरीज है, ये हमने ऐसे डिजाइन करी है कि इसको आप सुनोगे तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की दम रखोगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं जो ज्यादा नहीं आते हैं। बट बाय चांस अगर क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिश राज कोलैप्स हुआ तो उसके बाद इंडियन लीडर्स ने क्या किया, उसके बाद क्या स्टेप्स लिए गए थे, तो आप लिखोगे सबसे पहले तो कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे जो सिटीज थे हमारे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेटअप किया गया था। अपॉइंटमेंट्स किए गए थे इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मिलिट्री चेंज के लिए अपॉइंटमेंट किए गए थे, एंड ऑर्डर दे दिया गया कि अब आपको लूट एंड प्लंडर रोक देना है। चेन्स ऑफ कमांड स्टेब्लिश किए कि जब ब्रिटिश वापस से अटैक करेंगे तो कैसे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से लड़ाई करेंगे, उस लड़ाई के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही बनाया जा रहा था कि मान लो बस बैटल के लिए प्रिपरेशन की जा रही है। अवध में हमें देखने को मिलता है, ज्यादातर बाकी रीजन्स में जब ब्रिटिश ने वापस से अटैक किया तो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स थे ज्यादा नहीं टिके, लेकिन अवध में लिख के आना कि अर्ली पार्ट ऑफ 1858 तक भी जो हायरार्कीज एस्टेब्लिश करी थी वो चल रही थी। एक पॉइंट और याद रखोगे कि इन हायरार्की जो स्टैब्लिश की जा रही थी, इन जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह किए जा रहे थे, इसमें प्री ब्रिटिश जो मुगल टाइम पीरियड था, वो कोर्ट वाला जो सिस्टम था उसको वापस से लाया जा रहा था। ऐसा सिस्टम यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा था। तो बेसिकली वापस से पुराना मुगल वर्ल्ड को री अप्लाई किया जा रहा था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि ब्रिटिश ऑनस्लॉट कैसे हुआ, ब्रिटिश रिप्रेशन कैसे हुआ, ब्रिटिश अटैक कैसे हुआ, ब्रिटिश कमबैक कैसे हुआ, ब्रिटिश ने कैसे इस रीजन को वापस से कॉन्क्वर किया। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश ने नॉर्थ इंडिया में वापस से अपना कॉन्क्वेस्ट या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कैसे चलाए, तो क्या क्या लिख के आओगे। सबसे पहले लिख के आ जाना कि ब्रिटिश पावर को भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या वो स्पेशल एक्ट थे जो ब्रिटिश पावर ने इम्पोज किए थे मिलिट्री पावर यूज करने के पहले, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सिर्फ मिलिट्री पावर यूज नहीं कर रहे थे, बाकी मेथड्स भी अडॉप्ट कर रहे थे, तो उसमें एक्सप्लेन करना। सबसे पहला पॉइंट बनाना कि मई और जून के मंथ्स में ब्रिटिश पावर ने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्ट्स पास किए, नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया था, जो रेगुलर ट्रायल्स का प्रोसेस होता है उसको पूरा खत्म कर दिया था, और मिलिट्री ऑफिसर्स को नहीं बल्कि जो इवन ऑर्डिनरी ब्रिटॉन्स जो थे, ऑर्डिनरी जो ब्रिटिश लोग थे, उनको भी इतनी पावर दे दी गई थी कि आप ही ट्रायल ले सकते हो किसी का, आपको ही लग रहा है कि भाई ये रिबेलियन कर रहा है तो आप ही उसको पनिश कर सकते हो, और सिर्फ एक पनिशमेंट होगी रिबेलियन करने वालों के लिए, वो होगी डेथ। तो इसके बाद लिख के आना कि मिलिट्री फोर्स का भी इन्होंने बहुत हद में यूज किया। सबसे पहले इन लोगों ने रेनफोर्समेंट्स अपने बुला लिए, मिलिट्री पावर को और पावरफुल किया। इन लोगों को पता थी दिल्ली की सिंबॉलिक वैल्यू। दिल्ली में क्या हुआ था ना, हमारे जो सिपाहीज थे अलग अलग रीजन्स के, वो दिल्ली को डिफेंड करने के लिए चले गए थे। तो इन लोगों ने भी दिल्ली में क्या किया, एक 2 pronged अटैक चालू किया, पंजाब की तरफ से और कलकत्ता की तरफ से, और दिल्ली को रिकॉन्क्वेस्ट करने के इन्होंने अटेम्प्ट्स अपने चालू किए। जून से ही अटेम्प्ट्स तो चालू कर दिए थे अर्नेस्टली, लेकिन दिल्ली
कैप्चर होता है लेट सितंबर में, मतलब काफी सारे अटेम्प्ट्स इनको करने पड़ रहे थे, काफी टाइम इनको लग रहा था। गैंगटेक प्लेन की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो कॉन्क्वेस्ट था वो स्लो था, विलेज बाय विलेज एक एक करके इनको ब्रिटिश पावर को इंडियन रेबल्स को हराना पड़ रहा था। अवध के बारे में ये पॉइंट जरूर लिख के आना कि अवध में सबसे ज्यादा हमें आतंक देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा पावरफुल रिबेलियन देखने को मिलता है। और फोर्सेथ नाम के एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने अपना एस्टिमेशन लगाया कि इस जगह पर अब इनको पता चला कि यहाँ पे कोई म्यूटेनी नहीं चल रहा है बल्कि एक रिबेलियन चल रहा है। इस जगह के 3/4 जो मेल एडल्ट्स हैं वो सारे लोग रिबेलियन में उतर आए हैं। बेसिकली एक बहुत पावरफुल और एक बहुत पॉपुलर रिबेलियन को हम फेस कर रहे हैं और अवध इनके हाथ में जाता है वापस से। मार्च 1858 में सबसे लेट तक यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। ब्रिटिश पावर ने डिवाइड एंड रूल की भी कोशिश करी। ब्रिटिश पावर ने ये भी बोल दिया था कि ऐसे सारे लैंड ओनर्स जो हमको सपोर्ट करेंगे उनको हम लैंड दे देंगे, उनको हम रिवॉर्ड दे देंगे और जो हमारे अगेंस्ट जाएंगे उनको पनिश किया जाएगा। बहुत सारे लोग मार गिराए गए और लिख के आ जाना कि ब्रिटिश साइड्स इंडियन साइड्स दोनों को ही हैवी लॉसेस देखने को मिल जाते हैं। पता है मेरे को तुम कमेंट नहीं किया, अभी तक वीडियो देख रहे हो बट नहीं किया, इसलिए मैं आया हूँ बीच में भाई। मेरे को पता है तुमने नहीं किया है, चुपचाप कमेंट कर क्या भाई, कर क्या आगे बढ़ूंगा नहीं मैं भाई जब तक कमेंट नहीं करना पड़ेगा भाई। करो भाई, पहले कर दो भाई। अभी तक 3 बार हो जाता कमेंट, 4 बार हो जाता भाई, 6 बार हो जाता भाई। अब बोलो, अभी तक कमेंट नहीं किया तो शर्म करो भाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे 8 मार्क्स के लिए आ जाता है और क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में एक्सप्लेन करो, हमें कैसी कैसी इमेजेस मिलती हैं। उसके लिए पूरा एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक बार बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 8 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन बने, अलग अलग ऐसे सिंगुलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इस एक इमेज के बारे में एक्सप्लेन कर दो, बस ये वाला एक्सप्लेन कर दो, तो हम पूरे टॉपिक को समझ लेते हैं। तो जितना क्वेश्चन आएगा उतना आप एक्सप्लेन करके आना। 8 मार्क का आया तो पूरा, अगर एक एक इमेज का आया तो उसका बस डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमें एक इमेज देखने को मिलती है, ये हेडिंग्स आप याद कर सकते हैं, जिसमें ब्रिटिश सेवियर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे ब्रिटिश कमेमोरेट टर्म आप याद रख सकते हैं, मतलब अगेन उन ब्रिटिश जो हीरोज हैं उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल है हमारे थॉमस जॉन्स बार्कर की जो पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, 1859 में इसको बनाया गया था। इन दोनों ही डिटेल का किसने बनाया था, कब बनाया था, एमसीक्यू में ये पूछी जा सकती हैं। इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स कैम्बेल, आउटरम और हेवलक देखने को मिलते हैं जो कि हमारे सेंटर में खड़े हुए हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे चैप्टर में है कि हैंड जेस्टर्स इनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि व्यूअर का जो भी देख रहा है उसका पूरा ध्यान जो है वो इन हीरोज के ऊपर जाए। यहाँ पे हमें घोड़े देखने को मिलते हैं जो इनकी ट्रायम्फ को शोकेस करता है। बैकग्राउंड में टूटी फूटी रेसिडेंसी देखने को मिलती है जो डिस्ट्रक्शन पोर्ट्रे कर रहा है। बहुत सारे लोग साइड में मरे हुए हैं, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क किया हुआ है, सामने वाला एरिया थोड़ा वेल लिट रखा गया है। बेसिकली जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ना, इसके डायरेक्टली आने के चांसेस भी थोड़े बहुत हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि पूरा एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो जब 8 मार्क का पूरा क्वेश्चन आएगा ना, तो हर एक इमेज की हर एक लाइन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे इस आंसर में किया हुआ है कि जो मेन पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, इस तरीके से आप 8 मार्क का एक आंसर को फ्रेम करके आओगे। तो ये आपने लिख दिया। एक हेडिंग है सेलिब्रेटिंग वाली जो इमेजेस हैं ब्रिटिश हीरोज को जिसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अगली हम जो इमेज देखेंगे उसका अलग से कभी क्वेश्चन आएगा कि वेंजियंस वाली जो इमेजेस थी उसको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आप लिखेंगे हमारे जोसेफ नोएल पैटन साहब की इन मेमोरियम, इसको भी 1859 में पेंट किया गया था, जिसमें इंग्लिश विमेन और चिल्ड्रन को दिखाया गया है कि बहुत हेल्पलेस लग रहे हैं, इनोसेंट लग रहे हैं, एकदम हडल बना के बैठे हुए हैं और डरे हुए हैं कि कभी भी रेबल्स आएंगे और हमारा डिसऑनर कर देंगे, हमें मार डालेंगे। तो ऐसी एक इमेज है जो ऑब्वियसली जब ब्रिटिश लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में वेंजियंस की फीलिंग आएंगी कि बदला लो इस चीज का, आग लगाओ इन रेबल्स को और मार गिराओ इन रेबल्स को। ऐसी फीलिंग्स इवोक करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई जा रही थी। फिर ये वाली जो हमारी इमेज है मिस व्हीलर की, इसमें भी क्या किया जा रहा है, रेबल्स को डिमोनाइज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी विमेन दिखाई जा रही हैं
वो लाचार नहीं खड़ी हैं, बल्कि वो मार गिरा रही हैं रेबल, जो बर्ली मैन उन पे अटैक कर रहे हैं, जो हट्टे कट्टे रेबल्स उन पे एक अकेली लड़की पे जो अटैक कर रहे हैं, वो अकेली लड़की उनको मार गिरा रही है। और इस इमेज में हमें क्रिश्चियनिटी का भी एक लिंक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है जो कि बाइबल है, और बेसिकली ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो विमेन अपने और बाइबल के, क्रिश्चियनिटी के ऑनर के लिए इंडियन रेबल्स के सामने लड़ाई कर रही है। अगला एक हेडिंग आप बना सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, और एक्सप्लेन कर देना कि हमें ऐसी भी इमेजेस देखने को मिलती है जहाँ पे रेबल लीडर्स को, रेबल लोगों को अलग अलग तरीके से ब्रूटली पनिश किया जा रहा है। कभी उनको लटकाया जा रहा है, कभी उनको ब्लो किया जा रहा है गन से, कभी उनको मार डाला जा रहा है, एंड ये दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट जाओगे तो आपका क्या होगा। फिर हमें जस्टिस जैसी इमेज देखने को मिलती है पंच की, जहां पे एक एलेगोरिक फीमेल फिगर को दिखाया गया है जो कि एक जस्टिस की फीमेल फिगर का रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली वो इंडियन सिपाहीज को, इंडियन रेबल्स को कुचल रही है। साइड में हमें इंडियन वुमेन देखने को मिलती हैं जो डरी हुई हैं, बच्चे देखने को मिलते हैं जो डरी हुई हैं, लेकिन इंग्लिश विमेन को एक पावरफुल इमेज में इसमें पोर्ट्रे किया गया है। फिर एक हेडिंग आप बना सकते हैं, मॉडरेशन को मॉक किया जा रहा होता था कुछ इमेजेस में, जैसे कि पंच में हमें एक सटायरिकल कार्टून, जो जर्नल्स का हमारा न्यूज मैगजीन है पंच, उसमें हमें एक क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग कैप्शन के साथ एक कैनिंग की इमेज देखने को मिलती है, कार्टून देखने को मिलता है, जहां पे गवर्नर जनरल कैनिंग को दिखाया गया है कि वो इंडियन सिपाही के सर पे हाथ रखे हुए हैं। हुआ ये था कि कैनिंग ने बोल दिया था कि सिपाहीज को थोड़ा लीनियंटली ट्रीट करो ताकि फ्यूचर में वो हमको हेल्प करें, वापस से हमारे ट्रस्ट को वो लोग गेन कर लें। लेकिन जब जैसे ही किसी ने बोला कि ज्यादा पनिश मत करो इंडियन सिपाहीज को, तो उसको ऐसी लाइट में दिखाया जाने लगा कि ये तो इंडियन साइड का इंसान है, ये ब्रिटिश सपोर्ट में नहीं है। तो इस तरीके के हमें सटायरिकल इमेजेस भी देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इंडियन इमेजेस के बारे में आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन इमेजेस में क्या दिखाया जा रहा है, इंडियन जो लीडर्स थे उनको हीरोइक दिखाया जा रहा था। हमारे जो इंडियन इमेजेस थे, इन्होंने नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे भी नेशनलिज्म को प्रोवोक करने का काम किया। इसमें एग्जाम्पल लिख के आना रानी लक्ष्मीबाई जी का, जिनको एक मस्कुलिन वॉरियर की तरह दिखाया जाता है, जो कि बैटल आर्मर पहनी हुई है, एक हॉर्स की रेन पकड़ी हुई है एक हाथ से, दूसरे हाथ में अपनी स्वॉर्ड ली हुई है, और फिरंगियों के सामने लड़ाई कर रही है। इनको एज अ सिंबल दिखाया जा रहा है कि एलियन रूल से डर नहीं रही है, बल्कि डिटर्मिनेशन के साथ अपनी मदरलैंड के लिए फाइट कर रही है टिल द लास्ट ब्रेथ। एंड किसने नहीं सुनी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी हमें पोएट्रीज भी देखने को मिल जाती हैं जो नेशनलिज्म को काफी ज्यादा इवोक करती हैं। इस चैप्टर के एंड में मैंने कुछ ऑनररी मेंशंस डाले हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो डायरेक्टली उठ के आने के चांसेस नहीं है, लेकिन इनका रोल, इनका जो थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। अगर 1 2 3 4 5 6 में से आपको 2 या 2 से ज़्यादा के नाम या फिर उनकी डिटेल्स नहीं पता थी, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप हमारी अब जाओ और रैपिड रिवीजन सीरीज जाके देख लो, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। अगर 1 2 भूले थे तो फिर ठीक है, इसीलिए तो मैंने डाले कि अगर 1 2 भूल गए थे तो आप इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देते हैं भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।